हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लगभग 10 क्लासेस कवर कर ली थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टानें। जो आपने चट्टानों के चैप्टर को देखा है, जिसमें आग्नेय चट्टानों की बात होती है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों की बात होती है, या फिर अवसादी चट्टानों की बात होती है, कैसे ये बनती हैं, संगमरमर कैसे बनते हैं, चूने पत्थर कैसे बनते हैं, ग्रेनाइट कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों की आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लासेस आपके यूपीपीसीएस 2024 और आरओ 2023 एपीएस 2023 की वैकेंसी के लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल पर अगर पहली बार आया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस तरीके की प्लेलिस्ट आप देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ग्लैंस एकेडमी पर, जहां से आपको पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट एडिशन 2023 की कवर कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग इस घटना चक्र 2023 की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जहां पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी लेके पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं पीडीएफ, क्लास अपडेट, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के टॉपिक और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज की अपडेट देता रहता हूं। तो वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकेंगे, बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है क्या कह रहा है, पृथ्वी की परपटी यानी कि क्रस्ट सैलों से बनी है। किससे बनी है? चट्टानों से। जो पृथ्वी की परपटी है, इट मीन्स कि क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, अर्थ हो गई। और इस अर्थ के अगर मैं इस हिस्से को काट के बाहर निकाल लूं, तो ये वाला जो हिस्सा है, इसे मैं जब बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हिस्सा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कोर कहलाएगा। और ये वाला जो हिस्सा क्या कहलाएगा, वो मेंटल कहलाएगा। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, जिसको हम लोग ये परपटी वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों क्रस्ट। और ये किससे बनी होती है? तो ये चट्टानों से बनी होती है। हालांकि ये सभी के सभी पार्ट चट्टानों से बने होते हैं, लेकिन ये मूल रूप से जो परपटी होती है ऊपर की, ये चट्टानों से बनती है। और सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। किसी भी सेल या किसी भी चट्टान का जो निर्माण होता है वो एक खनिज नहीं बल्कि एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनता है। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। पेट्रोलॉजी सैलों का विज्ञान कहलाता है। अगर आप सैलों की बात कर रहे हो तो सैलों का विज्ञान क्या होगा? पेट्रोलॉजी होगा। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। वो 3 समूह कौन कौन से हैं? तो पहला होता है एक आग्नेय चट्टान, जिसको हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। दूसरा होता है अवसादी या तलछटी चट्टानें, अवसादी या तलछटी, जिसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा होता है रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान, भी इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 प्रकार की रॉक्स आपको देखने को मिलती है, जो कि सबसे प्राइमरी रॉक्स मानी जाती है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। तो हम पहले इसी की बात करेंगे। आग्नेय सैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा से होता है। यानी जो पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंदर जो ज्वालामुखी तैयार हो रहा होता है, जो तरल मैग्मा हो रहा होता है, उसके द्वारा ही इसका निर्माण होता है। और जब यही मैग्मा ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी की सतह को चीरते हुए, फाड़ते हुए सतह के ऊपर आ जाता है और यह सूख के लावा बन जाता है, तो वहां पे लावा से निर्मित होती है। तो आग्नेय सेल में सबसे बड़ा योगदान किसका मिला? आंतरिक परतों, आंतरिक खनिजों का मिला। ठीक है। और ये रवेदार होती हैं, क्रिस्टलाइज्ड होती हैं। जो क्रिस्टल होते हैं ना छोटे छोटे, उसी तरीके से रवेदार होती हैं। और इनमें परतें नहीं पाई जाती। परतें नहीं पाई जाने का मतलब ऐसे 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 करके परतें नहीं पाई जाती। ये बल्कि किसकी विशेषता होती है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स की होती है, जो अवसादी चट्टानों की होती है। मैं उसको बताऊंगा कैसे इसमें पाई जाती है और कैसे आग्नेय में नहीं पाई जा रही है। साथ ही साथ आग्नेय चट्टानों में पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते, क्योंकि आग्नेय चट्टानें जो होती है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से होती है। जो गर्म गलित लावा होता है, गर्म गलित पदार्थ जिसे हम मैग्मा कहते हैं, ये इतना गर्म होता है कि इसके संपर्क में अगर कोई भी जीवाश्मिक घटक आ जाता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए या कोई जीव जंतु हो गए, तो ये जल के मर जाते हैं। इसलिए इसमें ज्वालामुखी प्रक्रिया होने की वजह से यहाँ पे कोई भी जीवाश्म देखने को नहीं मिलेगा। आग्नेय चट्टानों का संबंध सामान्यतः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इसमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है, पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। आग्नेय सैलों में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। जो क्रिस्टलीय चट्टान होती है वो आग्नेय सैल की क्या मानी जाती है? उत्तम कोटि की होती है। और जो अक्रिस्टलीय होती है यानी कि नॉन क्रिस्टलाइज्ड होती है, वो थोड़ी उत्तम कोटि की नहीं मानी जाती है।
तो आग्नेय शैलों को हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं और आग्नेय शैलों के उदाहरण जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया, टफ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि साउथ इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भारत का एरिया होता है, जो बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, उसकी आपने क्रिया क्या पढ़ी है कि बेसाल्टिक चट्टान कैसे हुई? लावा की जो प्राप्ति हमें देखने को मिलती है वो ज्वालामुखी क्रिया से देखने को मिलती है। तो वहां पे जो चट्टानें देखने को मिलेंगी वो आपको आग्नेय चट्टानें देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे अवसादी चट्टानों की। तो पृथ्वी की सतह की शैलें जो कि आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित अनाच्छादन कारकों जिसमें अपक्षय और अपरदन के प्रभावाधीन अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। अब कहोगे सर कि हमें तो समझ आया नहीं, क्या बकैती हो गई? पर नहीं पता, साफ साफ बताइए। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई आग्नेय चट्टान है या कोई सेडिमेंट्री रॉक्स पहले से बनी हुई है या कोई रूपांतरित रॉक्स है। अब ये मैं आपको बना देता हूँ, मान लीजिए ये चट्टान का पत्थर हो गया, ठीक है, ये एक चट्टान हो गई, ठीक है, ये चट्टान का पत्थर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए कोई नदी आ रही है, तो नदी के माध्यम से कटते हुए क्या हुआ, नदी के माध्यम से कट कट के यहाँ पे एक परत तैयार हो गई तलछटों की। फिर ऐसी हवा आई और इसने भी चट्टान को क्या किया, काटा, और चट्टान को काटते काटते फिर एक और परत तैयार कर दी यहीं पे, इसी के ऊपर ही। धीरे धीरे इसी चीज को अनाच्छादन कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं एक तरीके से। जो चट्टानों में विघटन होता है, रासायनिक और भौतिक जो विघटन होता है, और एक जगह से दूसरी जगह पे ये कण पहुंचते चले जाते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। और ये चट्टानें परत दर परत निर्मित होती हैं, यानी एक परत, फिर उसके ऊपर दूसरी परत, फिर उसके ऊपर तीसरी परत, इसी तरीके से डेवलप होती है। इसीलिए इसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। ऐसे उपखंडों का विभाजन विभिन्न बहिर्जनित कारकों द्वारा अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। अब बहिर्जनित कारक क्या हो सकते हैं, जैसे नदियां हो गई। अब नदियां अगर अपने मार्ग में किसी पत्थर को देखती हैं, बहुत बड़ा पत्थर होता है, तो उसको धीरे धीरे काटती जाती हैं, काट के क्या करती हैं, उसको कम करती हैं, उसके साइड के एरिया को काटती हैं। लेकिन जब वो काटती हैं तो वो जो पत्थर के टुकड़े कट के निकलते हैं वो क्या होते हैं, नदी के बहाव में दूसरी जगह जाकर इकट्ठे होने लगते हैं, जिसमें अवसादी चट्टान बनने की प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से बहुत तेजी से आंधी तूफान आता है, बहुत तेजी से हवाएं चल रही होती हैं, तो वो भी पत्थर के इन कणों को बहा के ले जाती हैं। इसी को कहते हैं अपरदन या फिर निक्षेप कह सकते हैं। और सघनता के द्वारा संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं और यह क्रिया शिलीभवन यानी लिथिफिकेशन कहलाती है। लिथिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब ये एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत ऐसे करके ये परतें बनती जाती हैं और ये ठोस अवस्था में हो जाती है, यानी एकदम सीमेंट की तरह हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं शिलीभवन तैयार हो गया, अर्थात अवसादी सेल तैयार हो गई है। तो बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकास्म जैसी अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें देखने को मिलती हैं। अब निर्माण की इसकी प्रक्रिया क्या है, तो निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण तीन प्रमुख समूहों में किया गया, जैसे यांत्रिक रूप से, कार्बनिक रूप से और रासायनिक रूप से। यांत्रिक रूप से जो निर्मित होती है उसके उदाहरण है जैसे बलुआ पत्थर, पिंडशिला, चूना पत्थर, सेल, लोयस, कॉन्ग्लोमेरेट, सिल्ट, मृत्तिका। ये जो आपके तैयार हो रही हैं अवसादी सेलें, ये यांत्रिक रूप से तैयार हो रही हैं। लेकिन कार्बनिक रूप से जो तैयार होती हैं उसे हम गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला। अब आप कहोगे सर चूना पत्थर यांत्रिक में भी था और कार्बनिक में भी था, तो ये दोनों ही प्रकार से पाई जाती है। हालांकि ये रासायनिक रूप में भी देखने को मिलेगी चूना पत्थर, क्योंकि श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हैलाइट, पोटास, ये सभी निर्मित होने की इसकी प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं और मूल रूप में जो रूपांतरण शब्द है वो मेटामॉर्फिक शब्द से लिया जाता है। तो इसी को हम कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, जिसका रूप परिवर्तन होता है। तो परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय सेलों में अगर रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण अथवा अति रूपांतरण भी कहा जाता है। चट्टानों में रूपांतरण सामान्यतः ताप, दाब, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होता है। और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जो सेलें बनती है उनके नाम देखते हैं।
तो जैसा कि इसमें है, ग्रेनाइट की बात करेंगे तो ये नीस हो गया इससे संबंधित, क्योंकि ग्रेनाइट आगे चल के रूपांतरित होकर क्या बनती है, नीस बनती है। बेसाल्ट जो चट्टानें हैं वो सिस्ट बनती है, और इसीलिए आप कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्से में आपको सिस्ट वाली चट्टानें भी देखने को मिलेंगी, जिसको हम दक्षिणी सह्याद्री मानते हैं। जैसे मान लीजिए ये भारत का हिस्सा हो गया, तो ये जो 16 डिग्री की रेखा होती है, 16 डिग्री की अक्षांश रेखा, इसके नीचे का जो हिस्सा होता है ये सिस्ट चट्टानों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो आग्नेय बेसाल्टिक चट्टानें थीं वो और भी ज़्यादा रूपांतरित हो चुकी हैं। और बेसाल्ट की एक और खासियत है कि एम्फीबोलाइट में भी ये कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से अवसादी चट्टानें हैं जिससे रूपांतरण चट्टानें बनती हैं, जैसे सेल से स्लेट बन गया, चूना पत्थर संगमरमर बना, चाक व डोलोमाइट यह भी संगमरमर बना, बलुका पत्थर क्वार्टजाइट बनता है, और इसी क्वार्टजाइट से हमें थोरियम की सबसे अधिक प्राप्ति होती है, और ये मुख्य रूप से केरल में सबसे अधिक प्राप्त होता है। थोरियम क्या है, एक परमाणु ईंधन है। और कॉन्गले मोरोट ये बन जाता है आपका नीस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं इनमें पुनः रूपांतरण होता है, और इससे भी कुछ सेलें बनती हैं। जैसे स्लेट क्या थी, अभी हमने देखा ऊपर सेल से स्लेट बना, तो सेल से स्लेट बनने के बाद स्लेट जब रूपांतरित हो गई तो ये दोबारा जब हुई तो फाइलाइट बन गई, फाइलाइट और आगे बढ़ेगी तो सिस्ट बनेगी, और गैब्रो सर्पेंटाइन बनती है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि रूपांतरित चट्टानों के भी परिवर्तन होने पर पुनः रूपांतरण की प्रक्रिया के माध्यम से रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें बनती हैं। तो अब जरा हम इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, परतदार चट्टानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं या रूपांतरित चट्टानें होती हैं, या पहले की जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इनमें जब जल तंत्र के द्वारा जैसे नदी, सागर, झरने, झील, तालाब, समुद्री लहरें, वर्षा, इन सभी के माध्यम से जब चट्टानों में परिवर्तन किया जाता है, चट्टानों को काटा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो एक दूसरी जगह पे जाके एकत्रित होते हैं, तो परतदार चट्टानें बनती हैं। वहीं परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है कि जो पहले से चट्टानें विद्यमान हैं उसी के क्षरण के द्वारा ही तो परतदार चट्टानें बनेंगी। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, यह बात भी सही है, क्योंकि नदियों के द्वारा अपने जलमार्ग में बहुत सारे खनिजों को लेकर चला जाता है। बहुत सारे आपके प्राकृतिक घटक होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कुछ जैविक घटक होते हैं जिसमें जीव जंतु प्राणी होते हैं, ये सभी इसमें मौजूद होते हैं, तो इसे हम जीवाश्म कहते हैं। और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, जैसे इस तरीके से परतदार होती है, तो इसके नाम से तो इसीलिए लिखा गया कि ये परतदार चट्टानें कहलाती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे, और ये सारी चीजें अभी हमने ऊपर पढ़ी ली डिटेल में। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, ये बात सही है, यानी कि ये परतदार चट्टानों के रूप में डेवलप होती हैं। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह मरुस्थल में बनती है? नहीं। गर्मी से बनती है? नहीं। पानी के नीचे बनती है? यह बात सही है, क्योंकि नदी तंत्र के द्वारा जब बहा के लाया जाता है अपने घटकों के द्वारा, तो यहाँ पे नदी तंत्र क्या करता है, पानी के नीचे से बनाता है। तो बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि ये जल में निर्मित होती है। बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार सेल है। बलुका पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बलुआ पत्थर भेद्य एवं प्रवेश्य होती है, जिससे होकर पानी आसानी से प्रवेश करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये पानी के नीचे निर्मित होती है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, ये बात गलत है, बल्कि होते ही नहीं है। बल्कि क्या होता है, होते ही नहीं है दोस्तों। वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, यह भी गलत है, क्योंकि जल के लिए जो सरंध्र होती हैं, अर्थात जल किसमें से होकर प्रवेश कर सकता है, तो अवसादी चट्टानें होती हैं। ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, ये बात सही है, सी ऑप्शन हो गया। और इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। जितनी भी ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनने वाली आग्नेय चट्टान है उनमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है, बल्कि सिलिका की मात्रा के आधार पर ही इनके रवे जो होते हैं, इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो तैयार होते हैं, तो इसीलिए इनमें सिलिका तो पाया जाता है। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखते हैं, आग्नेय चट्टान
पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग के लावा के ठंडे एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते और ये क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। अब अगला प्रश्न है, अधोलिखित या नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते भाई? तो देखिए, कॉन्ग्लोमरेट में पाए जाएंगे, सेल में पाए जाएंगे, बलुआ पत्थर में, क्योंकि ये तीनों ही अवसादी चट्टान है। जबकि ग्रेनाइट की बात करूंगा तो ये आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान में ही जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि एक आग्नेय साल है और बाकी सभी अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? आग्नेय चट्टान से, तलछटी से या दोनों से? तो सी ऑप्शन सी है कि ये दोनों के ही परिवर्तन से पैदा होती है। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे इसकी व्याख्या दी हुई है कि रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप में रूपांतरण शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य है रूप का परिवर्तन। तो परतदार या तलछटी और आग्नेय सेलों में जब रूप परिवर्तन हो जाता है तो रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है कि रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में ये आता है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? अब कायांतरित की बात हो रही है तो ये डोलोमाइट नहीं है, जबकि मार्बल अर्थात संगमरमर भी है, क्वार्टजाइट भी है, नाइस भी है, लेकिन डोलोमाइट नहीं है क्योंकि डोलोमाइट एक अवसादी चट्टान है, जबकि क्वार्टजाइट, मार्बल, नाइस यानी नीस ये एक कायांतरित चट्टानें होती हैं। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? नीस की बात करेंगे, चूना पत्थर की, सेल की, बलुका पत्थर की। तो नीस क्या होती है? रूपांतरित चट्टान होती है, जबकि चूना पत्थर, सेल और बलुका पत्थर या बलुआ पत्थर ये तीनों अवसादी चट्टानें हैं। तो अवसादी चट्टानों से अलग एक समूह दिख रहा है, वो है नीस का, जो रूपांतरित चट्टान के रूप में जानी जाती है। तो ये तो था आपका चट्टान का चैप्टर, और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी के अंतर्गत देखेंगे कि इसकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है जहां पर आप मैसेज करके वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए ज्वालामुखी की बात करेंगे। तो ज्वालामुखी वह छिद्र अथवा दरार है जिससे धरातल के नीचे से गैसों, राख और तरल चट्टानी पदार्थ मैग्मा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर जो है कि जितनी भी चीजें बन रही हैं, मैग्मा वगैरह बन रहा है, ये सभी चीजें जो है कि मैग्मा के रूप में होती हैं पृथ्वी के अंदर यानी धरातल के अंदर। और ये धीरे धीरे क्या होती है, ये दो प्रक्रिया होती हैं। एक होती है आपकी ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया होती है वो होती है विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया, जिसमें ये सारा का सारा मैग्मा बहुत तेजी से धरती को फाड़ते हुए क्या करेगा, एक पर्वत की तरह तैयार होता है, ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया, ठीक है। और एक होती है गैर विस्फोटक, जिसमें क्या होता है धीरे धीरे परतों के रूप में आके ऊपर बहने लगता है, जैसे बेसाल्टिक चट्टानें बनती हैं उससे, ठीक है। ये इस तरीके से बहता है, लिक्विड की फॉर्म में ज्यादा होता है। तो ये आप देखोगे कि पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानी होते हैं पदार्थ, मैग्मा वगैरह, गैस वगैरह, यही सब धरातल तक पहुंचते हैं तो ये ज्वालामुखी बनाते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प यानी H2O सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें होती हैं जो इसमें पाई जाती हैं। वहीं ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम होती हैं। ये सभी गैसें इसमें पाई जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है यानी कि बाहर निकलता है और बाहर के वायुमंडल से संपर्क में आके वो ठंडा हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में जब तक था तब तक वो क्या कहलाता था, मैग्मा, और जैसे ही वो बाहर निकल कर ठंडा होने लगा तो वो लावा कहलाने लगा और यह बहुत गर्म होता है। ताजा निष्कासित लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है।
सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिड लावा और एक होता है बेसिक लावा। अर्थात कि एक होता है अम्लीय लावा जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, और एक होगा आपका बेसिक लावा जिसमें क्षारीय लावा कहते हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और बेसिक लावा जो कि हल्का एवं पतला होता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। जब मैग्मा धरातल तक पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है, क्योंकि वो मैग्मा धरातल के बाहर निकला ही नहीं, धरातल के अंदर ही रह गया और वहीं जो है कि क्या हो गया, वहीं जम गया, तो उसे आग्नेय चट्टान तो कहते हैं। लेकिन आंतरिक आग्नेय चट्टान जो कि दो प्रकार की होती है, एक होती है प्लूटोनिक अथवा पाताली चट्टानें, दूसरी होती है अधिवितली जो कि मध्यवर्ती चट्टानों के रूप में जानी जाती है। अब यहां समझिए, क्रेटर की बात करेंगे तो ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति होती है। इसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील जैसे इसका एग्जाम्पल है। वर्तमान में लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड से पृथ्वी के धरातल पर टक्कर से माना जाता है। कॉल्डेरा क्रेटर का ही एक अधिक विस्तृत रूप है। उपो उष्णोत्सव या गीजर जो गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं, जैसे यूएसए में येलो नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर, आइसलैंड में ग्रेट ग्लेशियर होता है। और धुआंरे की बात करेंगे तो धुआंरा ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था का प्रतीक होता है, जब ज्वालामुखी पूरी तरीके से निकल चुका होता है अंदर से और अब बचता क्या है, केवल धुआं उठने को रह जाता है। गैस और जलवाष्प भी निकलते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को हम सोल्फ तारा कहते हैं और अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी भी कहा जाता है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी इस प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, तो यहाँ पर हम समझेंगे जहाँ से प्रश्न आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है, यानी साल 2 साल 3 साल 4 साल पे इसमें लगातार एक न एक बार विस्फोट हो ही जाता है और इनका मुख सदैव खुला रहता है, यानी कि यहाँ पे जो धरती फट चुकी है, एक बार जो गड्ढा बन चुका है जहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है वो सदैव खुला रहता है क्योंकि भर नहीं पाता है। भरेगा फिर 1 2 साल 3 साल बाद फिर जो है कि वो ज्वालामुखी बन के बाहर फूट जाता है और समय समय पर लावा, धुआं और अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है और हवाई द्वीप आपका प्रशांत महासागर में स्थित होता है। 1983 से 2018 की अवधि में लगातार उद्भेदित अवस्था में रहा है। 4 महत्वपूर्ण सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जैसे किलायू, माउंट एटना जो कि इटली में है, पिटन डी लॉ फोर्नेस और न्यामुरा गिरी, ठीक है, न्यामुरा गिरा। और आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित मौना लोआ है, जो सबसे बड़ा था आकार की दृष्टि में। माउंट एटना ज्वालामुखी ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बली यह भी ज्वालामुखी भूमध्य सागर के अंतर्गत टेरहेनियन जो सागर है जो आपका इटली के आगे ही है, वहीं सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बली द्वीप पर स्थित एक जागृत ज्वालामुखी है और इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं और इसी कारण ही इसे भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का सागर स्तंभ कहते हैं, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जहां पे भूमध्य सागर में सदैव इसमें प्रकाश दिखता है। ओजिस देल सलादो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,893 मीटर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। जापान का फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले यह प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में था, जैसे माउंट सेंट हेलेस संयुक्त राज्य अमेरिका के काउंटी में माउंट एडम्स और माउंट सेंट हेलेस को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। अब बात आएगी सक्रिय ज्वालामुखी के बाद प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो अब इसको देखते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन यानी विस्फोट नहीं हुआ है, किंतु ऐसी संभावनाएं होती हैं कि शायद इसमें उद्भेदन हो सकता है भविष्य में। जैसे ईरान का दामवंद किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है।
किलीमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं में से कीबो प्रसुप्त है, जबकि मावेंजी और सिरा मृत शंकु, मतलब मृत शंकु हैं, ये सब मरे हुए हैं। और इसी तरीके से एक तीसरे प्रकार का जो आता है वो होता है मृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं, भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना भी नहीं होती है। जैसे कीनिया में स्थित कुलाल, इक्वाडोर का चिम्बेराजो, म्यांमार का पोपा, पाकिस्तान का कोह ई सुल्तान। तो ये इतने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे कि एक सक्रिय ज्वालामुखी आपने देखा, वहीं आपने प्रसुप्त ज्वालामुखी देखा और एक देखा आपने मृत ज्वालामुखी। तो अब यहाँ पे कुछ देश हैं और उनके ज्वालामुखी के नाम हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम यहाँ से एक बार में रिवीजन करेंगे। जैसे कि माउंट किनाबालू मलेशिया का है, अलबुर्ज ईरान का है, कोलिमा मैक्सिको का है, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका का है और माउंट ताल फिलीपींस का है। वैसी सबनकाया पेरू का, माउंट एटना इटली का, माउंट मेरापी इंडोनेशिया का, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, माउंट मेरापी, पेरिकुटिन मैक्सिको का और माउंट येरिबस अंटार्कटिका में है। आगे देखते हैं। और अब यहाँ से पढ़ेंगे विसुवियस से। तो विसुवियस आपका इटली का है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कैटेपिटल मैक्सिको, माउंट कैमरून का है, माउंट साइस्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट पेनाटुबो फिलीपींस और मायोन फिलीपींस का है। किलायू की बात करेंगे तो हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का है, माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका का, मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, क्राकाटोआ टाओ इंडोनेशिया का, चिम्बाराजो इक्वाडोर का और दामबंद ये ईरान का है, को ई सुल्तान पाकिस्तान का है। ठीक है। और एक लास्ट में यहाँ पे रह गया माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया का और विल्लारिका चिली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम चलेंगे एमसीक्यू, जिसको सॉल्व करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु, मेनाडोनाक, अवशिष्ट पर्वत, अपरदनात्मक जलप्रपात। तो ज्वालामुखी शंकु जो है ये मूल स्थल के रूप में देखा जाता है, जबकि अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, थोड़े बहुत टुकड़े रह गए हैं, जैसे अरावली वगैरह। अपरदनात्मक जलप्रपात मतलब एक जगह से दूसरी जगह देखने को मिला, लेकिन मूल स्थल में आपको ज्वालामुखी शंकु देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे समझते हैं ज्वालामुखी शंकु। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद छिद्र के आसपास शंक्वाकार में लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, जबकि अवशिष्ट पर्वत अपने मूल रूप में पर्वत होते हैं जो अपर्दित होते हुए अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाते हैं। इसी प्रकार अपरदनात्मक जलप्रपात भी अपर्दन की देन है और मेनाडोनाक चट्टानों के अपर्दित भाग होते हैं। आगे देखते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान देना, जलवाष्प सबसे अधिक निकलती है। जलवाष्प H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। तो अब बताइए, माउंट पिनाटुबो का है, माउंट ताल का है, माउंट किलीमंजारो? ये मैंने अभी आपको लिस्ट में बताया है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। माउंट पिनाटुबो की हाइट 1486 है, किलीमंजारो की हाइट 5895, कोटोपैक्सी की हाइट 5911 है और ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। ये बता ही दिया मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ था। हालांकि माउंट किलीमंजारो की बात करेंगे तो ये अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। अब कोटोपैक्सी आपको बता देना है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? तो परिप्रशांत महासागर के रेंज में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, इसी में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी इस प्रकार है, जैसे एल्यूशियन द्वीप पर ज्वालामुखी स्थित, जापान का माउंट फूजी, ये सभी परिप्रशांत क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पे बार बार ज्वालामुखी आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यही जब पिघला हुआ पदार्थ धरातल पर आ जाता है, धरातल के ऊपर निकल आता है, तो उसे हम लावा कहने लगते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक चट्टाने कहते हैं, जो कि आपका आग्नेय चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान कहलाता है।
जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफी समय लग जाता है, जिससे इसके रवे बड़े हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार यानी वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते। कहाँ पर नहीं होते? तो बाल्टिक सागर में नहीं होते, जबकि कैरिबियन सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, इन तीनों में ही आपको वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा, जबकि बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इटली में, और इटली में भी कहाँ पर? सिसिली द्वीप पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं। तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का? हवाई द्वीप का, और हवाई द्वीप किसके अंतर्गत आता है? यूएसए। ठीक है। मौना लोआ उदाहरण है किसका? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी यहाँ पर हर 1 साल 2 साल में ज्वालामुखी उत्पन्न होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस का है, कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो देखिए, कोटोपैक्सी भी है, फ्यूजियामा भी है, एटना भी है, लेकिन अकांकागुआ नहीं है। ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। और अकांकागुआ कहाँ देखने को मिलता है आपको? बताइए। एंडीज पर्वतमाला पे, एंडीज पर्वतमाला पे, जो कि चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे होता है। जबकि आप देखेंगे कोटोपैक्सी, माउंट एटना, फ्यूजियामा, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की इक्वाडोर में स्थित है, और एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर यानी इटली में है, और फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। अकांकागुआ ज्वालामुखी मूल से संबंधित है, परंतु यह स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, और यह अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? तो क्रियाशील ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एक तो माउंट एटना और एक माउंट वेसुवियस, जबकि अकांकागुआ अभी हमने पढ़ा कि ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं होता है, और किलिमंजारो भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये तंजानिया में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पे? तंजानिया में स्थित है, यह अफ्रीका का है। फिर किलिमंजारो एक है, क्या है दोस्तों? आग्नेयगिरी, यानी कि वोल्केनो है, ये वोल्केनो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट एटना को कहा जाता है, जो कि आपके इटली में स्थित है। फिर आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे, चलिए इसको देखते हैं। स्ट्रोम्बोली, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो भूमध्य सागर में जो प्रकाश स्तंभ है, ये स्ट्रोम्बोली को माना जाता है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप पर स्थित है, एक जागृत यानी सक्रिय ज्वालामुखी है होता है। इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने, इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र को प्रकाशवान रहने के कारण ही इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और स्ट्रोम्बोली है, क्या है? एक स्ट्रोम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन होगा? तो किलायु होगा, जो कि किस पे स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है? हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, यहाँ सूची का मिलान करना है कि कौन कहाँ पर है। तो देखिए, माउंट एटना की अगर हम बात करें तो ये इटली में स्थित है, और विसुवियस, येरिबस, कोटोपैक्सी, चलिए कोटोपैक्सी में तो आपको इक्वाडोर मिल गया, विसुवियस आपका सिसिली में मिल गया, येरिबस आपका रॉस द्वीप पर मिल गया। तो यहाँ पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं कि माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि इटली में है। माउंट वेसुवियस इटली की नेपल्स की खाड़ी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। येरिबस अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। फिर यहाँ पर फिर से ज्वालामुखी है और इनका मिलान करना है, तो जरा बताइए। चलिए हम इसकी डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं। माउंट रेनियर को देखते हैं तो यूएसए में स्थित है, एटना इटली में है, पेरिकुटिन मैक्सिको में है, और माउंट ताल फिलीपींस में स्थित है। तो मैंने पहले बताया था कि माउंट ताल और पेरिकुटिन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ पे सूची मिलान करनी फिर से, तो इसको भी देख लीजिए आप। किलिमंजारो अभी मैंने आपको बताया तंजानिया में है, अकांकागुआ चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। अब अलबुर्ज की बात करेंगे तो अलबुर्ज आपका ईरान में आएगा। माउंट किनाबालू की बात करेंगे तो ये मलेशिया में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या को।
फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है, जैसे मेरापी की बात करेंगे तो ये इटली का नहीं, इटली का नहीं होगा, सॉरी। देखिए यहाँ पर सबनकाया जो है पेरू पे है, माउंट एटना इटली का है, कोलिमा मैक्सिको का है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया का है। अब हम आगे देखते हैं इंडोनेशिया के संदर्भ में आरो यारो मेंस 2021 का प्रश्न है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं और इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो एक ऑप्शन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। इतना बड़ा इंडोनेशिया नहीं है कि यहाँ पे 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति रहती तो शायद इंडोनेशिया में कहीं पे भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता और हर जगह ज्वालामुखी की गतिविधियां लगातार बनी रहती। तो एक ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। यहाँ लिख रहा है प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत करा, क्या लिखा है, कराकाटुआ कभी कभी पढ़ने में दिक्कत सी लगती है। कराकाटुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। अब आप देख पा रहे होंगे कैसे कैसे आरो यारो में ये पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो ऐसे खतरनाक खतरनाक पूछे जाते हैं, याद रखिए। अब यहाँ पर फिर से देखिए मिलान करने को आया हुआ है, माउंट रेनियर, माउंट एटना, माउंट पेरिकुटिन और जो है कि माउंट एपो। तो अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे माउंट एटना की बात करें तो ये इटली में है, और माउंट पेरिकुटिन की बात करें तो ये मैक्सिको में है, और माउंट एपो की बात करें तो ये आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा, और माउंट रेनियर की तो ये यूएसओ में देखने को मिलेगा, यूएसए में। माउंट रेनियर कहाँ मिलेगा? यूएसए में। माउंट एटना इटली में, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में, और माउंट एपो फिलीपींस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर जो कि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ से हम लोग भूकंप के बारे में समझेंगे, जो कि पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे जो होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।